Hello everyone, good morning. Welcome to Manu Law classes in the lab session of daily news analysis. Today is 25th of January 2024. You are watching with Naresh Sharma and I wish you the very happy day of that is Voters Day. Voters Day की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. Today is the 25th of January that is celebrated in India as National Voters Day. So now we are going to discuss various important news and their important facts and concepts that can be relevant for your examination. The first one is Bharat Ratna. This year, the government of India is going to award some person with Bharat Ratna. The person will be Karpuri Thakur, a prominent Gandhian socialist leader. जो भारत रत्न का अवार्ड हम देने जा रहे हैं, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अवार्ड करने जा रही है, वो मिलेगा इस बार कर्पूरी ठाकुर साहब को. ये कौन थे? ही वॉज फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर एंड कीप इट इन माइंड दैट दिस अवार्ड विल बी posthumous award. What is posthumously given awards? They are given after the life or after the death of some person. So this time this award will be given posthumously. We have to know some key points about Bharat Ratna. So we can recall some points in to attempt some questions in your examination. The first one is, it is the highest civilian award. So take it very seriously that in India it is the highest civilian award. It means there is no award in India in civilian category above Bharat Ratna. So the other point is, it was first started in 1954. Can you tell me who were the persons those awarded in 1954 first time with Bharat Ratna? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस डीएनए में. भारत रत्न सबसे पहले कौन कौन से लोगों को मिला था, मैं आपको हिंट दे देता हूं. ये फर्स्ट टाइम मिला था 3 पर्सन्स को, ठीक है, और 1954 में ही ये दिया था. हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था. तो देखते हैं आपको कितनों को ये याद है. नाउ वी शुड डिस्कस सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट there will be no discrimination based on race, occupation, position or sex eligible for these awards. So means कोई भी person इन awards के लिए eligible हो सकता है. उनके साथ में रेस के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, उनकी पोजीशन, सेक्स, जेंडर कुछ भी हो, उसके बेसिस पर कोई भी उनके साथ में क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. दो यूजुअली conferred on India born citizens. तो अगर हम जनरल लेवल बात करें तो the Bharat Ratna award is awarded only to persons who are India born. But in Indian history there have been some persons who have been awarded with Bharat Ratna although they were not citizen or they were not India born citizen. The means one naturalized citizen था कौन, that is, और मदर टेरेसा that is, और 2 नॉन इंडियन नेशनल्स थे, नॉन इंडियंस थे. कौन कौन? एक तो पाकिस्तान के नेशनल मींस एक पर्सन थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान. इनके बारे में अगर आप जानोगे तो इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी. ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके एग्जाम्स में. तो हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है कि ये फ्रंटियर गांधी थे, तो पाकिस्तान के थे और इनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न. अदर पर्सन इज साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन, नेल्सन मंडेला. इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और इनको भी अवार्ड दिया. सो इन इंडियन हिस्ट्री देयर हैव बीन 3 पर्सन्स हु वर नॉन इंडियन पर्सन्स, तो जिनको ये अवार्ड दिया गया. और पहला जो पोस्टहमस अवार्ड दिया गया था, इट वाज टू लाल बहादुर शास्त्री, फर्स्ट इंडिविजुअल
to be honored posthumously. So हमने यहाँ पे कई पॉइंट्स को, फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि ये अवार्ड किन किन लोगों को दिए जा चुके हैं। फर्स्ट मीन्स आपसे मैंने पूछा कि बताइए कि फर्स्ट अवार्ड जो भारत रत्न थे किन किन को मिले थे। नेक्स्ट हमने देखा कि फर्स्ट ईयर कौन सी थी। पोस्ट थॉमस में फर्स्ट अवार्ड लाल बहादुर शास्त्री को मिला और कुछ आउट ऑफ इंडियन पीपल थे उनको भी मिला। इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस। जो लाइफ में किसी ने बहुत ज्यादा कुछ एक्सपर्ट मीन्स एक्सेप्शनल सर्विस की हो, परफॉर्मेंस दी हो, तो उनको यह अवार्ड मिलता है। ये जो रिकमेंडेशन है अवार्ड की कि किसको मिलेगा, तो ये अवार्ड की जो रिकमेंडेशंस है प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट कीप इट इन माइंड देयर इज नो फॉर्मल रिकमेंडेशंस। ये जस्ट इनफॉर्मल रिकमेंडेशन होती है और फिर प्रेसिडेंट ऑफिस से ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर हम इसके नंबर ऑफ अवार्ड्स की बात करें तो इन अ ईयर देयर कैन बी ओनली मैक्सिमम 3 पर्सन्स इन अ ईयर व्हेन दीज अवार्ड्स कैन बी अवार्डेड। द नेक्स्ट वन इज जब ये कन्फर्मेंट होता है, अवार्ड दिया जाता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मेडल मिलता है। सो हियर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट भारत रत्न इज देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट। मीन्स किसी को भी कोई मनी या चेक या धन ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। इन टर्म्स ऑफ अगर आर्टिकल 18 की हम बात करें तो एनी पर्सन हु गॉट भारत रत्न अवार्ड, वो अपने नाम के साथ में they cannot use prefix or suffix. For example, suppose person A got Bharat Ratna. Now he is not allowed to start writing his name as Bharat Ratna A or A Bharat Ratna. Means अपने नेम के साथ में सफिक्स या प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ये हमारा आर्टिकल 18 इस बात को कहता है। सो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, there are some conditions that people who got Bharat Ratna award they can use the expression in their biodata, letterhead, visiting card वगैरह में वो अपना नाम वहाँ पे उस तरीके से भारत रत्न वहाँ पे यूज कर सकते हैं। Now another important point is that along with Bharat Ratna every year the government of India announces Padma awards. पद्म अवार्ड भी एवरी ईयर दिए जाते हैं। तो लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिकॉज we are not going to in detail at this point of time because we have discussed Padma Awards in recent classes and also recent DNAs, and when there will be the list of all the persons who got Padma Vibhushan or Padma Shri, then we will discuss again. So one of the हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में काउंट होते हैं कौन? पद्म अवार्ड्स। इनकी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज पद्म विभूषण और सेकंड है पद्म भूषण और थर्ड है आपका पद्म श्री। तो ये पद्म अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स आर गिवन। सो इनके जो कैटेगरीज वगैरह हैं, सोशल साइंस हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं जहां इनको दिया जाता है। नेक्स्ट, बिकॉज दिस टाइम द भारत रत्न अवार्ड इज बीइंग गिवन टू जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया जा रहा है। सो हैव सम की पॉइंट्स अबाउट जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये एक ऐसे पर्सनालिटी रहे जिन्होंने हमेशा ऐसा वर्क किए जो मीन्स विदाउट एनी करप्शन, ऑनेस्टी के साथ में, और कभी भी अपनी लाइफ को उस वीआईपी स्टैंडर्ड या वीआईपी कल्चर की तरफ नहीं लेकर के गए, और कभी भी मीन्स जो पैसा इनके पास था, जो कुछ भी था, उसे हमेशा इन्होंने सोसाइटी के लिए यूज किया। कर्पूरी ठाकुर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड सत्यनारायण सिन्हा। इनकी आइडियोलॉजी पर चलते थे। उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया था। ये जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, इंडिया की सबसे पुरानी, क्या है ये, ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है ये। तो जब स्कूलिंग डेज में ही उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय इंडियन नेशनलिस्टिक थॉट, जो भारत के राष्ट्रवादी नेशनलिस्टिक थॉट थे, उनसे ये हमेशा क्या थे, इंस्पायर्ड थे। और बाद में फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज को भी क्विट कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। जब 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था मूवमेंट को, तो इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज को छोड़ दिया और आंदोलन में मीन्स इन्वॉल्व हो गए।
ही बिकेम अ लीजेंड। क्यों बने ये इतने लेजेंड क्यों बने? सक्सेसफुल फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। इन्होंने जो वर्कर्स हैं, जो मीन्स लेबरर्स हैं, उनके वर्क्स के लिए, उनके राइट्स के लिए हमेशा काम किया। और फिर बाद में ये जाने गए किसके लिए? रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। सो जैसे कि ही स्टार्टेड हिज फास्ट अनटू दैट। इन्होंने फास्ट अनटू डेथ का जो है एजिटेशन स्टार्ट किया लेबरर्स के लिए। टेल्को जो एक कंपनी थी उसमें 1970 के समय पर। फिर ये बाद में जो अरेस्ट भी हुए। और इनकी जो लाइफ की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो सिंप्लिसिटी और था सोशल जस्टिस। सोसाइटी में सोशल जस्टिस का मतलब इनके लिए था कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड करा पाए सोसाइटी में। जो डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी बेसिस पर, जो इनक्वालिटी है उसको हम फिनिश कर पाए। और सिंप्लिसिटी का तो ये बहुत बड़ा उदाहरण थे, बिकॉज इनके पास कभी भी बहुत ज्यादा क्लोथ्स नहीं होते थे, ठीक है, फटा कुर्ता ही पहन करके चले जाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर साहब एक जगह पर कहीं किसी उत्सव में थे, किसी फेस्टिवल में, तो ये वहां पर उनका जो कुर्ता था वो फटा हुआ था। और लोगों ने देखा तो मीन्स लोग उन पर कुछ कमेंट वगैरह करने लगे। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आइए हम जो है कर्पूरी साहब के लिए कुछ डोनेशन देते हैं इनके कपड़ों के लिए। तो लोगों ने कर्पूरी साहब के कुर्ते के लिए डोनेशन दिया। और इन्होंने फिर क्या किया, उस डोनेशन को भी जो है डोनेट कर दिया, अपने लिए यूज नहीं किया। तो ऐसी हाई पर्सनैलिटी इनकी थी। जबकि आज जैसे हम जब देखते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जरा सा पैसा मिल जाए सबको ऐसे चाहते हैं कि बस गोल्ड खाना स्टार्ट कर दें। तो आज की कंपैरिजन में जो पॉलिटिकल डाउनफॉल जो हमें देखने को मिलता है उसमें ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, ठीक है। और इन्होंने जो रिसोर्सेज वगैरह हैं सबके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, सोसाइटी में सबकी इक्वालिटी की। तो सोसाइटी में जो सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज थी उनको सॉल्व करने पर इन्होंने काम किया। ओबीसी पॉलिटिक्स जो आज हमें देखने को मिलती है, ठीक है, उसका ये सबसे पायनियर व्यक्ति थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। और बाद में इन्हीं के प्रयासों से बाद में आगे चल करके कमीशन बना, दैट इज मुंगेरी लाल कमीशन 1970 में। और इसी के बाद फिर जो रास्ते खुले किसके लिए? ओबीसी के कमी, उसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। तो इनको हमेशा याद किया जाता है सोशल जस्टिस के लिए, सोसाइटी से इनइक्वालिटी को एबोलिश करने के लिए, ओबीसीज के राइट्स के लिए, और सिंपल जो है सिंपल लाइफ के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस important organization at international level, that is NAM. It means non aligned movement. इसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं बिकॉज अभी इसकी 19th समिट ऑर्गेनाइज हुई है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अभी ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जो रेड कलर यहाँ पर शो हो रहा है सारे के सारे नैम के मेंबर्स हैं और ऑब्जर्वर कंट्री जितने हैं। तो अब इसके जो कंट्री जिसके मेंबर्स नहीं है, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इधर जो है पनामा, ये क्या बोलते हैं इसको, तस्मानिया हो गया, और यहाँ पर आपका ये यूएसए जिसमें कनाडा वगैरह और ये सब हो गए, और इधर आपका यूरोप के कुछ कंट्रीज, ये वाला रीजन, और रसिया, इधर फिर ये हो गए। तो इतना सा वर्ल्ड अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब नेम की आइडियोलॉजी के साथ में खड़े हुए हैं। क्या है इसका कंटेक्स्ट, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। The 19th Non-Aligned Movement Summit was held in Uganda. युगांडा की कैपिटल है कंपाला। सो प्रिपेयर वन मोर कैपिटल सिटी, दैट इज कंपाला किसकी कैपिटल है? युगांडा की। और इस बार जो इनकी मीटिंग हुई उसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक तो इजराइल और हमास पर। तो इजराइल और हमास के रिगार्डिंग में डिस्कशन हुए कि जो है टू स्टेट सॉल्यूशन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और पैलेस्टीन को एक अलग से कंट्री उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, इजराइल को एक डिफरेंट कंट्री रहने दिया जाए। तो टू स्टेट सॉल्यूशन मीन्स दो कंट्री हो अलग अलग, इजराइल भी रहे और पैलेस्टीन भी रहे। और जल्दी से क्या हो, जो अभी इनके बीच में जो वॉर चल रहा है, वॉर सिचुएशन है, वो फटाफट से सीज फायर हो। तो इस बात पर एक तो डिस्कशन हुआ। दूसरा, इंडिया ने अपना इनिशिएटिव यहाँ से लॉन्च किया, दैट इज विश्वमित्र। तो इसके थ्रू इंडिया चाहता है कि हम क्या हो जाए, हम इंडिया भारत का मित्र है और पूरे वर्ल्ड में हम क्या देना चाहते हैं, फ्रेंडशिप का कल्चर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि नेशंस के जो बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दे कैन बी सॉल्व। नाउ की पॉइंट्स अबाउट
नॉन अलाइंड मूवमेंट, लेट्स हैव सम कीवर्ड्स। नेम है क्या, देखो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हो रहा है वो कोल्ड वार के समय हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ, फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हुआ तो उसके बाद जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो था यूएसए वाला ग्रुप और एक था यूएसएसआर वाला ग्रुप। तो कुछ कंट्री जो यूएसए चाहता था, जैसे यूएसए के साथ में आपका पूरे यूरोप के कंट्रीज थे, कनाडा वगैरह, ये सारे कंट्रीज थे। यूएसएसआर में कुछ यूरोप के कंट्री और कुछ एशिया के कंट्रीज। यूएसए चाहता था कि वर्ल्ड के जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करें, और यूएसए चाहता था कि जो कंट्रीज हैं अदर वो यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करें। बिकॉज इन दोनों में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ गए, और ऐसा कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़े कि हम उसको कोल्ड वॉर का एरा कहते हैं। इट मीन्स कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि वॉर जैसी सिचुएशन विदाउट वॉर, मीन्स कभी भी हॉट वॉर में जो कन्वर्ट हो सकता है। तो नेम जो था एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे उन्होंने ये कहा कि देखो ना तो हम यूएसओ के ग्रुप में जाएंगे ना हम यूएसएसआर के ग्रुप में जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, नॉन अलाइंड। हम किसी के अलाइनमेंट में नहीं जाएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेंगे, हमें किसी के पीछे चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी मूवमेंट को हमने क्या कहा, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसका अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन स्टार्ट होता है 1955 से बांडुंग कॉन्फ्रेंस में। इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां से इसका जो आइडिया का जो है स्टार्टिंग होता है। बाद में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यहाँ तो केवल एक आइडिया आया 1955 में, बट नेम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई इसकी, 1961 इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू शुड आस्क द क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेम, देन इट वाज द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। अगर पूछा जाए कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहाँ हुआ, बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहाँ पर है, यूगोस्लाविया में। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है जो बहुत बड़ी है तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कौन, नैम। सो नैम अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कंट्रीज मीन्स यूएनओ के कंट्रीज 198 के आसपास मेंबर्स हैं। तो देखो इसके कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज इसके मेंबर है, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। नाउ देयर हैव बीन सम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। कई बार ये पूछा गया है वेरियस क्वेश्चंस में, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, क्लैट, यूसी, यूटीपीजी वगैरह से बहुत सारे एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नाम के फाउंडर मेंबर्स कौन थे, कौन कौन इसके फाउंडर्स थे। तो सोकर्नो थे, प्रेसिडेंट कहाँ के, इंडोनेशिया के। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के थे अब्दुल नासिर, और घाना से थे नक्रुमाह, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ टीटो। आप अगर यहाँ पे इनको लर्न करना चाहें इनके नेम्स को तो ऐसे कर सकते हो, सुकर्नो, नेहरू, नासिर, नक्रुमाह और टीटो। इनके सरनेम भी अगर आप लर्न करके रख लोगे तो सुकर्नो, नेहरू, नासिर, नक्रुमा और टीटो, तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ ये जो है इसके मेंबर्स मीन्स जो है फाउंडर्स थे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेक्रेटेरिएट ऑफ नैम, देन नैम डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इसका कोई फॉर्मल सेक्रेटरी नहीं है, इसका कोई फाउंडर मीन्स एक फॉर्मल चार्टर नहीं है, इसका कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है। अगर इसके हम मेंबर्स की बात करें तो अभी इसके पास में 120 तो मेंबर्स हैं, जिसमें से 53 फ्रॉम अफ्रीका से, 39 एशिया से, यहाँ से हैं। इनको आपको लर्न नहीं करना है कि कौन से कितने मेंबर कहाँ से हैं। और ये इट ऑल्सो इंक्लूड्स, देखो एक अच्छी बात क्या है कि पैलेस्टाइन को भी इसमें ये इंक्लूड करके रखता है। जनरली जो यूएन के मेंबर वो होते हैं वो जब तक उन्हीं को मेंबरशिप मिलती है जब वो कंट्री हो जाते हैं, नेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो नैम पैलेस्टाइन को क्या मानता है, एक कंट्री मानता है, लेकिन अभी पैलेस्टाइन यूएन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट इज ग्रुप ऑफ 77। यहाँ देख लीजिए आप इसके कितने मेंबर्स हैं। देखो मेंबर कंट्रीज देखो, ये सारे के सारे ग्रीन कलर से जो हो रखा है, जैसे ये साउथ अमेरिका हो गया, इसमें आपका ब्राजील हो गया है ना, अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पर चिले हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना, ये सब के सब क्या है इसके मेंबर्स हैं।
इधर पूरा का पूरा अफ्रीका इसका मेंबर है, अगर हम छोड़ दें किसको, साउथ अफ्रीका को तो, ठीक है। और देख लीजिए आप, एशिया में बहुत सारे कंट्री जिसके मेंबर हमको शो हो रहे हैं। इधर आपका ये मंगोलिया इसका मेंबर है, देखो अरबियन पेनिनसुला के सारे कंट्रीज हैं। इधर आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और आपका जो है ईरान, इराक, इधर सऊदी अरबिया, यमन, ये सब इसके मेंबर है। इंडिया भी इसका मेंबर है। इधर आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, है ना, लाओस वगैरह, ये सब। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह सब इसके मेंबर्स हैं। तो बहुत बड़ी मेंबरशिप इसकी है, इसीलिए क्या है, ग्रुप ऑफ 77। ये कौन है, क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। थर्ड समिट की बात कर लेते हैं पहले कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। तो ग्रुप ऑफ 77 की मीटिंग अभी कहाँ पर हुई है, ये कंपाला में हुई है। कहाँ पर, युगांडा में। जो अभी मीटिंग नैम की हम देख करके आए हैं, तो इसकी भी मीटिंग कहाँ पर हुई है, कंपाला में हुई है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंपाला किसकी कैपिटल है, युगांडा की, बिकॉज दो इंपॉर्टेंट मीटिंग वर्ल्ड की यहाँ पर हो चुकी है। और ये मीटिंग कौन सी थी, ग्रुप ऑफ 77 विद चाइना, मीन्स G77 की मीटिंग चाइना के साथ, ठीक है। तो इसलिए कई बार मीन्स जो चाइना है वो इसका मेंबर तो नहीं है। अभी देखो मैं आपको शो कर देता हूँ, देखो चाइना यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है ना, तो ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इसके पास में। तो चाइना इसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इसके साथ में अलाइन है और इसके साथ में जो है हमेशा वर्क करता है। सो समटाइम्स द G77 इज ऑल्सो नोन एज G77 प्लस चाइना, मीन्स इसको हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं चाइना, इसका ये नेम हो जाता है। ग्रुप 77 की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ऑन द यूनाइटेड नेशंस। तो जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, नए मीन्स जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी वगैरह, तो उनका। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। 77 डेवलपिंग कंट्रीज जो थे, उन्होंने इनको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में, वहां से इसका जो है स्टार्टिंग हुआ। चार्टर की अगर हम बात करें तो इसका चार्टर, इसके चार्टर को कहा जाता है चार्टर ऑफ अल्जियर्स। अल्जियर्स, इस चार्टर के नाम से ये जो ग्रुप ऑफ 77 है, G77, ये इस्टेब्लिश हुआ। मेंबर्स की अगर बात करें तो नाम तो भले ही इसका G77 है, बट देयर आर 134 मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वी टॉक अबाउट इट्स चेयरमैनशिप, तो चेयरमैनशिप इसकी हमेशा क्या करती रहती है, घूमती रहती है। और जब जो कंट्रीज का चेयरमैन होता है वही इसकी फिर क्या होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है उसी समय पर, ठीक है। तो हमने G77 की बात की कि इसकी कहाँ मीटिंग हुई है, ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज के मेंबर्स हैं, रिसेंट इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, वो सब हमने देखा ग्रुप ऑफ 77 में। चाइना इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है, बट ऑब्जर्वर मेंबर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि नैम के बारे में देखा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस वगैरह से इसका स्टार्टअप जो है हुआ 1961 में, और बहुत सारे लीडर्स इसके क्या थे, मेंबर थे, जिन्होंने इसको क्या किया, स्टैब्लिश किया। और इसका मेन मोटो क्या था कि हम किसी भी कंट्री के साथ में अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा था कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, और काफी इन्होंने जो है बहुत ही सिंपल लाइफ ये जीते थे, और इनको इस बार मिल रहा है भारत रत्न। नेक्स्ट हमने देखा था पद्म अवार्ड्स के बारे में, कि पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी, पद्म भूषण, विभूषण और श्री, ये 3 कैटेगरीज की है। फिर हमने देखा भारत रत्न की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, किस किस को मिलता है, किस किस को नहीं मिलता है। और भारत रत्न इस बार किसको मिल रहा है, दैट इज कर्पूरी ठाकुर, तो इनको इस बार ये मिल रहा है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन and also noting down the important points for your examination. So we are going to end today's session in the hope that we will meet again on the next session or in the next session. And I wish you very happy Republic Day in advance. Keep enjoying, keep motivated, and do your hard work with smartness. So thank you very much, students. Take care. Bye bye.